अनदर इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ ग्रुप 16 दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सल्फर के एलोट्रोप, सल्फर के एलोट्रोप डिस्कस किया था। एक नोट कर लेंगे इसके अंदर, साइक्लोएच6 फॉर्म। पिछले मतलब 20 सालों के अंदर सल्फर के बहुत सारे एलोट्रोप्स डिस्कवर हुए हैं, जिसमें मतलब कि 6 से लेकर लगभग 20 सल्फर के एटम्स आ सकते हैं एक रिंग के अंदर। 6 से लेकर 20 सल्फर के एटम्स आ सकते हैं एक रिंग में। तो हमें जो डिस्कस करना है दैट इज साइक्लोएच6 फॉर्म, साइक्लोएच6 फॉर्म, साइक्लोएच6, जिसमें कितने सल्फर के एटम आएंगे, 6 सल्फर के एटम आएंगे। और ये चेयर फॉर्म होती है, चेयर फॉर्म में लेते हैं। 11th क्लास में स्टडी किया था कन्फर्मेशन, वही चीज़ है सेम, चेयर फॉर्म। तो बस इसका स्ट्रक्चर स्टडी करना और बाकी ज़्यादा डिटेल की कोई करनी नहीं है हमें। तो कुछ ऐसा ले लेंगे सर चेयर फॉर्म में। ये हर एक वर्टेक्स पे सल्फर एटम आ जाएगा, हर एक वर्टेक्स पे सल्फर एटम आ जाएगा। और ये कुछ लेंथ जो एनसीईआरटी में रखी है, बस इसी को स्टडी करना है। ये लेंथ अराउंड 205 पिकोमीटर, 205.7 पिकोमीटर के आसपास की लेंथ होती है ये लेंथ। और एंगल आता है ये वाला 102 डिग्री के आसपास का, 102 डिग्री के आसपास का एंगल आएगा ये। डिग्री के आसपास 102.2 डिग्री है टू बी एग्जैक्ट। तो 205.7 पिकोमीटर के आसपास की लेंथ आती है वाली, ये लेंथ। और ये एंगल आता है 102 डिग्री के आसपास का। तो इसको ध्यान रखना है। ये साइक्लोएच6 फॉर्म है। नाउ विल डिस्कस सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड डिस्कस करेंगे अब हम यहाँ से। SO2 जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो उसको हम डिस्को इसकी पहले करेंगे प्रिपरेशन इसकी सिंपल है। जब सल्फर को हम हीट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन से ट्रीट करेंगे तो ये मिल जाएगा S+O2, तो ये दे देगा SO2। और 6-7% के आसपास इसमें 6-7% के आसपास SO2 गैस की फॉर्म में होता है। 6-7% के आसपास SO3 गैस भी मिलती है, SO3। तो ये पहली प्रिपरेशन है, ये पहली प्रिपरेशन। सेकंड प्रिपरेशन इसकी, सेकंड प्रिपरेशन जब हम सल्फाइड आयंस के अंदर एसिड पास करेंगे, सल्फाइड आयंस के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पास करेंगे। और ये मेथड हम लैब में भी परफॉर्म कर सकते हैं, लैब के अंदर प्रिपेयर करते हैं इसको। जैसे अगर मैं ले लूँ सल्फाइड आयंस Na2SO3, Na2SO3, Na2SO3 ले लिया और इसमें हमने पास कर दिया डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, ये पास कर देंगे डाइल्यूट H2SO4। तो ये हमें मिल जाएगा डाइल्यूट H2SO4 वीकर एसिड को बाहर निकाल देगा। वीकर एसिड इसके अंदर क्या है, SO2 गैस। तो SO2 गैस वीकर एसिड है, ये बाहर निकल जाएगी। यानी सल्फाइड आयंस एक तरह से डाइल्यूट एसिड में डिजोल्व हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्गर एसिड है, डाइल्यूट एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो उसके अंदर डिजोल्व हो जाएंगे। और हमें साथ में मिल जाएगा SO2 गैस बाहर और H2O वगैरह साथ में हमें यहाँ मिल जाएगा। वीकर एसिड को बाहर निकाल दिया इसमें और एक Na2SO4 मिल जाएगा, Na2SO4 सल्फेट आयंस, Na2SO4। वीकर एसिड जो है वो डिजोल्व हो गई, वीकर एसिड जो थी वो डिजोल्व हो गई। Na2SO3 है, स्ट्रॉन्गर एसिड डालते हैं किसी भी सॉल्ट के अंदर तो वीकर एसिड डिस्प्लेस हो जाएगी और स्ट्रॉन्गर एसिड का सॉल्ट बन जाएगा। तो SO2 गैस की प्रिपरेशन इस तरह से लैब में हम करते हैं, SO2 गैस मिल जाएगा यहाँ से। और थर्ड है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन इसकी होती है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन बाय पायराइट्स ओर से। पायराइट का ओर होता है आयरन पायराइट्स। आयरन पायराइट में जब ऑक्सीजन पास करेंगे तो उसके अंदर Fe2O3 मिलेगा प्लस SO2, प्लस क्या मिल जाएगा साथ में SO2। रोस्टिंग करते हैं इसमें और ये एज ए बाय प्रोडक्ट मिलेगा। रोस्टिंग की हमने इसके अंदर तो ये एज ए बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं कि जैसे O2 का इक्विवेलेंट वेट क्या है, Fe2O3 का इक्विवेलेंट वेट क्या है, FeS2 का इक्विवेलेंट वेट क्या है, ये सब निकालना आना चाहिए इसके अंदर। ये रेडॉक्स में पढ़ा हुआ सबने, तो ये ध्यान रखना है। ये प्रिपरेशन थी इसकी, दिस वॉज प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन है। और अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज में जैसे सल्फर डाइऑक्साइड कलरलेस गैस है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में बोल सकते हैं ये कलरलेस गैस है। फर्स्ट इट इज कलरलेस गैस,
सफोकेटिंग स्मेल है इसकी या पंजेंट स्मेल है? क्लियर, पंजेंट स्मेल होती है इसकी। पंजेंट यानी जैसे नाक को चुभने वाली स्मेल जो होती है ना, इसे पंजेंट स्मेल कहते हैं। पंजेंट स्मेल होगी इसकी। और ये पानी में हाईली सॉल्युबल है, SO2 गैस, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन H2O एंड CS2 ऑल्सो। CS2 में भी ये सॉल्युबल है, CS2 के अंदर भी सॉल्युबल है, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं ना इसके अंदर। SO2 बेंड, एंगुलर V और बेंड शेप होती है इसकी। SO2 एक लोन पेयर, तो बॉन्ड्स जो है कोवेलेंट है ये पोलर, पानी में सॉल्युबल है इसलिए, और कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं इसलिए CS2 के अंदर भी सॉल्युबल है, CS2 के अंदर भी ये सॉल्युबल है। और बाकी ये सॉल्वेंट का काम भी, ये जो है सॉल्वेंट का काम भी करती है। बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसके अंदर डिजोल्व हो जाते हैं जहाँ पे वाटर हम यूज़ नहीं कर सकते। डायमैग्नेटिक होती है, डायमैग्नेटिक है, सॉल्वेंट फॉर मैनी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जहाँ पे हम वाटर को यूज़ नहीं कर सकते एज ए सॉल्वेंट, वेयर वाटर कांट बी यूज एज सॉल्वेंट, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी जो पता होनी चाहिए सारी। नेक्स्ट नोट करेंगे अब इसकी रिडॉक्स रिएक्शंस, कुछ रिडॉक्स रिएक्शंस या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इसकी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ये, क्योंकि एसिडिक, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ये आ गया। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ देख सकते हैं थोड़ा बहुत इसका। केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये एक तो पहले कि जो ये एसिडिक है गैस SO2, इट इज़ एन एसिडिक गैस, H2SO3 है ना, तो ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा। किसके साथ रिएक्ट करेगा? बेस के साथ। जैसे NaOH, NaOH लिख दो या Na2O लिख दो, एक ही बात है, तो मिल जाएगा Na2SO3 प्लस वाटर, Na2SO3 प्लस वाटर। तो ये क्योंकि ये एसिडिक गैस है और ये अल्कलाइन मीडियम में, ये शो कर रहा है कि अल्कलाइन मीडियम में गैस एब्जॉर्ब हो जाती है, अल्कलाइन मीडियम में गैस एब्जॉर्ब हो जाएगी, NaOH जो है इसको एब्जॉर्ब कर देगा। फिर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आता है, CO2 और SO2 गैस को डिफ्रेंशिएट करना है। अगर कैसे करेंगे डिफ्रेंशिएट, CO2 और SO2 गैस को डिफ्रेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे? अब ये रिएक्शन हमने पढ़ी हुई है कि SO2 गैस जो है इसमें सल्फर की स्टेट तो मैक्सिमम तो नहीं है, इसलिए डाइक्रोमेट आयंस डालेंगे इसके अंदर। अगर इसके अंदर हम डाइक्रोमेट आयंस डाल देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT का क्वेश्चन भी है ये, हाउ विल यू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ CO2 गैस। तो इसमें डाइक्रोमेट आयंस डालेंगे, तो डाइक्रोमेट आयंस ऑरेंज कलर के होते हैं, ऑरेंज कलर के होते हैं, वो ग्रीन हो जाएंगे, Cr3+ बन जाएगा। बैलेंस कर लेंगे इसको, रिडॉक्स रिएक्शन में बैलेंस हो जाएगी, ये ग्रीन हो जाएंगे, ये आयंस क्या हो जाएंगे? ग्रीन हो जाएंगे। या फिर अगर हम इसको डाल दें परमैंगनेट सॉल्यूशन, जो कि पर्पल कलर की होती है, पर्पल कलर की परमैंगनेट सॉल्यूशन में डाल देंगे तो SO4 नेगेटिव मिल जाएगा प्लस Mn2+, जो कि लाइट पिंक होता है, लाइट पिंक कलर का या कलरलेस होता है, लाइट पिंक या कलरलेस। तो उसको बैलेंस कर लेंगे, एसिडिक रिडॉक्स रिएक्शन है ये, एसिडिक मीडियम में इसको बैलेंस कर लेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बताया NCERT के अंदर दे रखा है, हाउ यू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ SO2 गैस। SO2 गैस का प्रेजेंस है, कैसे डिटेक्ट करेंगे। और CO2 गैस ये दोनों रिएक्शन शो नहीं करेगा, ना तो ये KMnO4 से रिएक्ट करेगा MnO4 नेगेटिव से, और ना ही ये डाइक्रोमेट आयन से। रीजन, क्योंकि इसमें कार्बन की जो स्टेट है वो +4 है, विच कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज। कार्बन की स्टेट मैक्सिमम है, इट कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज। तो SO2 गैस जो है ये डाइक्रोमेट आयंस में डिटेक्ट हो जाएगी या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन में डिटेक्ट हो सकती है। इसके अलावा हमने CO2 और SO2 दोनों को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते लाइम वाटर से, क्योंकि बिकॉज दे बोथ टर्न लाइम वाटर मिल्की। ये हमने पढ़ा हुआ 9th-10th क्लासेज में। CO2 एज वेल एज SO2 गैस दे बोथ टर्न लाइम वाटर मिल्की, और दोनों एक्सेस ऑफ लाइम वाटर में क्या होते हैं, अगर एक्सेस पास करेंगे हम इस गैस को तो गैस क्या हो जाएगा, ये सॉल्युबल होंगी दोनों गैसेस। तो दोनों के दोनों सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं लाइम वाटर के लिए, इसलिए इसको हम लाइम वाटर के थ्रू नहीं पता लगा सकते। हमें डिफ्रेंशिएट करना है अगर CO2 और SO2 को, तो उसके लिए हम पोटेशियम डाइक्रोमेट का पेपर लेंगे या फिर पोटेशियम परमैंगनेट की सॉल्यूशन लेंगे, उससे ही पता लगेगा। जो गैस CO2 और SO2 में से, दोनों में से कोई भी गैस जो पोटेशियम डाइक्रोमेट के पेपर को ग्रीन कर देगी, ऑरेंज से ग्रीन, ये ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज से ग्रीन कर देगी, वो SO2 गैस होगी। ऐसे ही जो गैस परमैंगनेट सॉल्यूशन को MnO4 नेगेटिव इस सॉल्यूशन को जो पर्पल कलर की होती है, पर्पल से कलरलेस कर दे या बहुत लाइट पिंक कर दे, तो इसका मतलब वो SO2 गैस है।
तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ डिफरेंस था जो हमने स्टडी किया यहाँ पे। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे इसके अंदर जो नेक्स्ट स्टेप है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ही रेडॉक्स रिएक्शंस। इसकी रेडॉक्स रिएक्शंस पहले एज ए रिड्यूसिंग एजेंट अगर ये काम कर रहा है, अगर ये गैस एज ए रिड्यूसिंग एजेंट आ रही है तो क्या रिएक्शंस होंगी। एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, SO2 एज रिड्यूसिंग एजेंट, SO2 एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट है तो SO2 किस में जाएगी गैस, SO2 गैस जो है अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो फाइनली जाएगी ये SO4 2 नेगेटिव के अंदर, SO4 2 नेगेटिव। तो ये कौन कौन से रिड्यूस करता है, दो तो मैंने अभी लिख दिया रिएक्शन, दो रिएक्शन कौन सी लिखी है मैंने, एक तो लिखा मैंने MnO4 नेगेटिव और एक Cr2O7 नेगेटिव। तो दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, दोनों रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर MnO4 नेगेटिव आयन पर्पल कलर के अगर होंगे तो उससे बन जाएगा Mn2 प्लस। इवन अगर मैं Fe3 प्लस लिख दूँ, ये NCERT का क्वेश्चन है, ये NCERT का क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन्स व्हेन SO2 गैस इज पास थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Fe3 प्लस आयंस। SO2 से SO4 2 नेगेटिव बन जाएगा हर केस में, और ये Fe2 प्लस और ये Fe2 प्लस ये बन जाएगा। फिर ऐसे ही अगर मैं इसमें डाइक्रोमेट आयंस लिख दूँ, डाइक्रोमेट आयंस, तो यहाँ पे आ जाएगा Cr3 प्लस ग्रीन कलर के। और ऐसे ही कंसनट्रेट HNO3 अगर है, कंसनट्रेटेड HNO3 जब भी आता है तो क्या मिलता है, NO2 गैस, ब्राउन कलर की NO2 गैस। तो ये हो जाएगा इसके अंदर। तो ये इसकी रिएक्शन, और भी रिएक्शन हो सकती हैं इसकी जिसमें SO2 काम कर रहा है, जैसे IO3 नेगेटिव आयंस हैं, अगर IO3 नेगेटिव आयंस हैं तो उसमें भी I2 मिल जाएगा। आयोडेट्स आयन है, आयोडेट्स IO3 नेगेटिव को क्या बोलते हैं, IODATES, आयोडेट्स। अगर ये हैं तो I2 गैस मिल जाएगी, I2 सही, I2 मिल जाएगा। तो इसके अलावा और रिएक्शंस, बस ये रिएक्शन याद रखनी है। और NCERT का जो क्वेश्चन है मैं दोबारा बता रहा हूँ उसको, व्हाट हैपेंस व्हेन SO2 गैस इज पास थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Fe3 प्लस, Fe3 प्लस या Fe3 लिखा हुआ, तो इसे पास करेंगे तो क्या होगा, SO2 जाएगी, ऊपर मैंने लिखा ही हुआ है, SO2 गई SO4 2 नेगेटिव में और Fe3 प्लस गया Fe2 प्लस में। बैलेंस कर लेंगे इसको, रिडॉक्स रिएक्शन है, बैलेंसिंग सबने की हुई 11th क्लास में, तो उससे बैलेंसिंग कर लेंगे। यहाँ से यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 2 ये आ गया, यहाँ पे आ गया हमारे 4 8 यहाँ पे 2 हैं तो 6H2 आ जाएगा इधर, 6H2 और 12H प्लस। एक बार चेक कर लेंगे बैलेंस है कि नहीं है, 12H प्लस, एक मिनट कुछ मिसिंग ना हो इसके अंदर। SO2 से SO4 2 नेगेटिव, यानी यहाँ पे 6 प्लस का चार्ज है, यहाँ पे भी 6 प्लस, यहाँ पे 12 प्लस 2 14 14 माइनस 4 8 आ रहा है, एक में कुछ गलत हुआ इसके अंदर। SO2 से बन गया SO4 2 नेगेटिव यहाँ पे, और Fe3 प्लस से वो ये उल्टा कर दिया यहाँ पे, इसको नहीं करना, इसको करना है 2 से मल्टीप्लाई। तो बस इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा Fe3 प्लस से Fe2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, यहाँ से यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, यहाँ से यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 से मल्टीप्लाई किया इसको Fe3 प्लस वाले पार्ट को, तो Fe2 Fe3 प्लस 6 प्लस है यहाँ पे, 12 4 16 है, 16 माइनस क्या गलत आ रहा है इसमें, SO2 से SO4 2 नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आ गया 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया हमारा जो ऑक्सीजन है, अच्छा ऑक्सीजन चेंज हो गया ना यहाँ पे, अब ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हैं और यहाँ 2 थे तो 2H2 आएगा, ये 2H2 आया तो 4H प्लस आएगा, ये 4H प्लस आएगा। तो बैलेंस करेंगे, वो सिंपल सी बैलेंसिंग है, वो देख लेंगे एक बार। तो SO2 गैस को अगर Fe3 प्लस से पास करेंगे तो कैसे रिएक्शन होगी, रेडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग जरूर आनी चाहिए। अलग अलग चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं, SO2 से SO4 2 नेगेटिव Fe3 प्लस Fe2 प्लस, उससे भी हो जाएगा। तो ये बैलेंसिंग कर लेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है NCERT का, इसको ढंग से कर लेंगे। SO2 गैस पास थ्रू Fe3 प्लस एक्वस सोल्यूशन, तो ये हमारे इसकी एज ए रिड्यूसिंग एजेंट था। नाउ SO2 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कम चांसेस इसके, रिड्यूसिंग एजेंट के ज़्यादा प्रॉपर्टीज होती हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है तो SO2 से क्या बन जाएगा, SO2 से S बनेगा, SO2 से क्या बन जाएगा, S बन जाएगा, सही S, या और भी बन सकते हैं, जो इसको रिड्यूस करना है तो H2 माइनस वगैरह भी बना सकते हैं हम। तो इसमें H2S से अगर मैंने पास किया तो ये तो बहुत बार रिएक्शन पढ़ा दी है मैंने, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, कोलाइडल सल्फर, H2S से भी S बनेगा, SO2 से भी S बनेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कोलाइडल सल्फर बन जाएगा, कोलाइडल सल्फर। दूसरा अगर मैंने इसमें SnCl2 डाल दिया, SnCl2 ध्यान रखना,
SnCl2 लिख दे या Sn+2 आयंस लिख दे तो वो जाएंगे Sn+4 में, यानी SnCl4 बन जाएगा। स्टेनस क्लोराइड है तो स्टेनिक क्लोराइड बन जाएगा, स्टेनस क्लोराइड है तो स्टेनिक क्लोराइड बन जाएगा। और ऐसे ही अगर और इसमें स्टेनिक क्लोराइड बन जाएगा। इसके अलावा और रिएक्शंस भी हो सकती हैं इसकी कोई, जैसे अगर मैंने इसके अंदर CO गैस पास कर दी, अगर CO गैस पास कर दी इसके अंदर, CO गैस पास कर दी तो CO2 बन जाएगा, तो CO2 बन जाएगा। तो ये 3 ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज हो जाएंगी इसकी, SO2 की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। ये याद रखनी है, CO2 से CO2, CO से CO2, कार्बन ऑक्साइड से CO2 बन जाएगा। और इसके अलावा मेटल अगर पास करते हैं SO2 में, मेटल तो बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। SO2 में मेटल डाल दिया, अगर मेटल डाल दिया तो S की स्टेट और कम कर देंगे, ये और कम कर देंगे और MgS बन जाएगा। क्या बन जाएगा? MgS, SO2 के साथ MgO प्लस MgS, MgO प्लस MgS। तो यहाँ पे इसको बैलेंस कर लेंगे, 3mg लेंगे, बैलेंस हो जाएगा 3mg, 2mgO और MgS, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो और ज़्यादा स्टेट कम हो गई, MgS की स्टेट -2 आ गई। अगर Mg हमने इसमें ऐड कर दिया, Mg ऐड कर दिया तो MgO प्लस MgS मिल जाएगा। तो ये इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन से सारी। Fe भी डाल दिया अगर तो सेम रिएक्शन होगी, Fe डाल दिया तो सेम रिएक्शन FeO प्लस FeS मेटल के साथ, स्टेट और कम हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है। SO2 की रिएक्शंस थी ये, इसकी हमने रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज स्टडी की है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। और NCERT का क्वेश्चन मैंने बता दिया, जो SO2 को हम अगर Fe3+ से ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा। नाउ अब इसकी रिएक्शंस कुछ स्टडी करेंगे, जिसमें अब इसके हम कर सकते हैं इसकी रिएक्शंस, इसके यूजेस में आ जाएगा। अब यूजेस में रिएक्शंस आ जाएंगे, कुछ यूजेस में देखेंगे इसके। यूजेस इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फर्स्ट एज एन एंटी क्लोर एजेंट, एंटी क्लोर नाम से एंटी क्लोर एजेंट, मतलब इसके नाम से भी लग रहा है एंटी क्लोर, मतलब जो क्लोरीन को बाहर निकाल दे, जैसे SO2 प्लस Cl2 क्या बन जाता है, SO2Cl2। ये आसानी से क्लोरीन को बाहर निकाल देता है। एज एन एंटी क्लोर एजेंट इट एब्जॉर्ब्स क्लोरीन, रिमूव्स क्लोरीन, क्लोरीन को रिमूव कर देगा। तो ये पहला इसका यूज है एज एन एंटी क्लोर एजेंट। दूसरा यूज एज ए ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ओजोन के साथ, ओजोन पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट है, क्योंकि बाय रिलीजिंग नेसेंट ऑक्सीजन, यानी बाय ऑक्सीडेशन। तो ये भी ब्लीचिंग एजेंट है। बाय रिडक्शन SO2 में H2O डाल देंगे, 2H2O, तो ये दे देता है नेसेंट हाइड्रोजन प्लस H2SO4 प्लस नेसेंट हाइड्रोजन, बैलेंस कर लेंगे इसको। अब ये SO2 कैसे रिलीज करेगा? बाय रिडक्शन, ब्लीचिंग एजेंट बाय रिडक्शन। जो भी कलर्ड मटेरियल होगा, क्लियर, जो भी कलर्ड मटेरियल होगा उसमें रिडक्शन करके ये ब्लीचिंग करेगा। ये कलरलेस हो गया, ये कलरलेस हो जाएगा। अब एयर के थ्रू ऑक्सीडेशन होकर दोबारा कलर हो जाएगा, इसलिए इसे बोलते हैं टेम्परेरी ब्लीचिंग करता है। ये टेम्परेरी ब्लीचिंग एजेंट है, ये याद रखना है। ओजोन जो ऑक्सीडेशन से करता है वो परमानेंट होता है ब्लीचिंग एजेंट, जैसे क्लोरीन परमानेंट है, लेकिन ये क्या है, टेम्परेरी। अब एयर के थ्रू ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एरियल ऑक्सीडेशन, और ये दोबारा कलर्ड मटेरियल बन जाएगा, तो इट इज ए टेम्परेरी ब्लीचिंग एजेंट। SO2 ब्लीचेस बाय रिडक्शन, ये याद रखना है, ब्लीचेस बाय रिडक्शन, इसको नहीं भूलना बिल्कुल भी। SO2 ब्लीचेस बाय रिडक्शन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया यहाँ पे, इसको भूलना नहीं बिल्कुल भी। तो SO2 ब्लीच करता है रिडक्शन से, और क्लोरीन ब्लीच करता है ऑक्सीडेशन से। क्लोरीन से अगर ब्लीचिंग होनी है तो वो परमानेंट होगी, क्यों? क्योंकि क्लोरीन H2O डाला है इसके अंदर, तो मिलेगा 2HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये ब्लीच करेगा किससे? ऑक्सीडेशन से। तो क्वेश्चन आता है कि ब्लीचिंग ऑफ फ्लावर्स बाय क्लोरीन इज परमानेंट बट बाय SO2 इज टेम्परेरी। ब्लीचिंग ऑफ फ्लावर्स बाय क्लोरीन इज परमानेंट बट बाय SO2 इज टेम्परेरी। तो यही वाली रिएक्शन दिखानी है इसके अंदर, यही सेम रिएक्शन दिखानी है, ये सेम रिएक्शन दिखानी है इसके अंदर। तो ये एक इंपॉर्टेंट ब्लीचिंग एजेंट है, क्लियर, ब्लीचिंग एजेंट है ये। और रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में यूज होता है ये SO2, फॉर रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करने के लिए। उसमें होता है ब्लीचिंग, ये रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में भी SO2 यूज होता है। तो ये सब इसके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे यूजेस करने, कहीं से कुछ भी आ सकता है इसके अंदर, कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो नेक्स्ट अब इसके अंदर और आ जाता है एज ए प्रिजर्वेटिव यूज होता है, ये भी पूछा हुआ है।
हमारा क्या कहते हैं नीट के पेपर में 3-4 साल पहले पूछा था, एज ए प्रिजर्वेटिव, फोर्थ यूज एज ए प्रिजर्वेटिव, SO2 कैन बी यूज एज ए प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव यानी ये जो ऑक्सीजन होती है फूड वगैरह में, फूड आइटम जो पैकेज्ड फूड होते हैं उसमें जो ऑक्सीजन होती है उसको बाहर निकाल देता है, उसको बाहर निकाल देगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है फूड के नियर बाय वो क्या करती है, फूड को ऑक्सीडाइज कर देगी, उसको ऑक्सीडेशन कर देगी, जिसकी वजह से उसके अंदर स्मेल आने लग जाती है। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा, तो इसलिए इट एक्ट्स एज ए प्रिजर्वेटिव। ऑक्सीडेशन हो गया तो स्मेल आएगी फूड से, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर से, तो स्पॉइल हो जाता है फूड उससे, तो उसी को ध्यान रखना। फिर फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इसका, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंपॉर्टेंट एजेंट्स। कौन से इंपॉर्टेंट एजेंट्स? मैन्युफैक्चरिंग H2SO4, ये बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट है, अभी आगे हम पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू, या फिर NaHSO4 और या फिर CaHSO3 होल ट्वाइस या HSO4 होल ट्वाइस, दोनों मिल सकते हैं। तो ये इनको प्रिपेयर करने के काम आता है, तो इसलिए यूजेस इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सब करने हैं। फिर इसमें क्वेश्चन जो NCERT में दे रखे हैं, क्वेश्चन जो दे रखे हैं NCERT में नोट करेंगे। क्वेश्चन NCERT में जैसे दे रखा है कि SO2 जो है एयर पॉल्यूटेंट है, ये कैसे है, SO2 में के अंदर दोनों बॉन्ड, ये मैंने बताया हुआ है SO2 के अंदर दोनों बॉन्ड इक्वल क्यों होती हैं, वाई इन SO2 बोथ द बॉन्ड आर इक्वल। पहला क्वेश्चन, वाई इन बोथ बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल इन SO2, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। इस तरह से रेजोनेंस हो जाती है, इसके अंदर रेजोनेंस दिखा सकते हैं, ऊपर लोन पे दिखा सकते हैं। ऐसे ही O3 का भी सेम क्वेश्चन है, वाई इन O3 बोथ, ये भी NCERT में, O3 में दोनों बॉन्ड इक्वल क्यों है, तो उसमें भी ऐसे ही दिखाना रेजोनेंस, S को हटा के O लगा देना, वो ओजोन बन जाएगा वो, तो इसलिए दोनों बॉन्ड लेंथ्स क्या है, इक्वल है, ये इस तरीके से। Therefore in SO2 both the bond lengths are equal। उसके बाद क्या कहते हैं इसका SO2 का डिटेक्शन कैसे होता है उन्होंने बता दिया, यूजिंग MnO4 नेगेटिव, ये NCERT का क्वेश्चन है। फिर SO2 एज एन एयर पोल्यूटेंट, SO2 एज एन एयर पोल्यूटेंट कैसे है, एयर पोल्यूटेंट है ये तो पता ही सबको कि एसिड रेन में प्रेजेंट होता है, ये एसिड रेन में भी प्रेजेंट होता है, ये NO2 N2O5 वो सब प्रेजेंट होता है एसिड रेन में। तो SO2 एज एन एयर पोल्यूटेंट, तो इसको हम शो कर सकते हैं कि SO2 का जो कंसंट्रेशन 5 ppm होगा, अगर एयर में 5 ppm कंसंट्रेशन भी है एयर के अंदर, तो ये ह्यूमन बींग्स के लिए आई में इरिटेशन करेगा, आई में इरिटेशन करेगा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, नोजिया, ये सब क्रिएट करेगा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, तो ये इस टाइप से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और हेडेक वगैरह होगा इससे। दूसरा, अगर कंसंट्रेशन कम भी है, इवन लो कंसंट्रेशन अगर है इसका, तो लो कंसंट्रेशन में भी ये प्लांट्स के अंदर ये क्लोरोफिल को नहीं बनने देगा। लो कंसंट्रेशन डज नॉट अलाउ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, जिसकी वजह से ग्रीन कलर आता है प्लांट्स के अंदर, क्लोरोफिल। और SO2 गैस की वजह से ग्रीन जो लीव्स होती हैं उनकी, उस पर येलो स्पॉट्स आ जाएंगे, क्लोरोसिस कहते हैं जिसको हम कहते हैं क्लोरोसिस कहते हैं। क्लोरोसिस, जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनमें येलो स्पॉट्स जो आ जाते हैं, वो SO2 गैस की वजह से भी आ जाते हैं, SO2 गैस की वजह से। और SO2 जो है मार्बल की जो बिल्डिंग्स है, मार्बल यानी CaCO3, मार्बल की बिल्डिंग्स को भी पाउडर फॉर्म में डिस्ट्रॉय कर सकता है SO2 डालेंगे तो ये पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, इस तरीके से क्या बन जाएगा, इससे CaSO3 बन जाएगा, तो इससे ये पाउडर की फॉर्म में आता है। तो ये भी मार्बल के मॉन्यूमेंट जो है उसको भी डिस्टर्ब कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है उनको। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हम इसमें लिख सकते हैं, सही ना।
तो ये SO2 एज एन एयर पोल्यूटेंट आ जाएगा, दिस विल बी SO2 एज एन एयर पोल्यूटेंट। तो इसको ये इंपॉर्टेंट यूजेस बता दिए इसके। फिर इसके अलावा SO2 जो है हमारा, SO2 गैस की फॉर्म में होता है। SO2 SeO2 दोनों के दोनों बेंट होते हैं, दोनों बेंट होते हैं, लेकिन SeO2 जो है वो पॉलीमेरिक स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड फॉर्म में पॉलीमेरिक। SeO2 जो है अगर सॉलिड फॉर्म में तो पॉलीमेरिक फॉर्म में होगा। SO2 तो गैस है ही, स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। SeO2 भी बेंट स्ट्रक्चर होता है, लेकिन SeO2 का सॉलिड फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कुछ, ये ऐसे चलेगा इस तरीके से, सॉलिड फॉर्म में कंटिन्यूस स्ट्रक्चर चलेगा इसका ऐसे। तो ये ध्यान रखना है SeO2 का स्ट्रक्चर। और वोलेटाइल सॉलिड होता है ये, वोलेटाइल सॉलिड। SeO2 क्या है? वोलेटाइल सॉलिड, सॉलिड। और TeO2 पॉलीमेरिक, TeO2 आयनिक सॉलिड होता है। TeO2 SO2 के नीचे ही है ना, ये आयनिक सॉलिड होता है, दिस इज आयनिक सॉलिड, ये ध्यान रखना इसके अंदर। और SO2 और SeO2 दोनों के दोनों एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, दोनों के दोनों एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। TeO2 और PbO2 ये एम्फोटेरिक है। SO2 SeO2 क्या है? एसिडिक, ये एसिडिक है। नीचे आने पर मेटेलिक कैरेक्टर आएगा, तो इसलिए TeO2 PbO2 क्या है? एम्फोटेरिक। TeO2 और PbO2 ये दोनों हैं एम्फोटेरिक, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर आ गया इनके अंदर। तो ये दोनों हमारे एम्फोटेरिक होंगे। और SO3 जो है, SO3 स्ट्रक्चर तो इसका सबको पता है कि ये होता है SO3 का ट्राइगोनल प्लेनर शेप है, लेकिन सॉलिड फॉर्म में, इन सॉलिड, ये इन सॉलिड ट्राइमर बनाता है। ये ट्राइमर बनाएगा तो क्या बन जाएगा? ट्राइमर बनाएगा तो क्या बन जाएगा? SO3 का होल थ्राइस और S3O9। तो ये इस तरह से एग्जिस्ट करता है ऐसे। ये इस तरह से एग्जिस्ट करेगा, साइक्लिक ट्राइमर। ये सॉलिड SO3 है, सॉलिड SO3। ऐसी SeO3, ये जेई ने पूछा हुआ क्वेश्चन एक बार, SO3 सॉलिड फॉर्म में ऐसे एग्जिस्ट करेगा। और सॉलिड SeO3 अगर है तो टेट्रामर होता है वो, ये होगा टेट्रामर। सॉलिड SO3 इज SeO3 इज टेट्रामर। तो टेट्रामर बनाना है Se4O12, Se4O12। दोनों में डिफरेंस है, सॉलिड फॉर्म में एक का ट्राइमर एग्जिस्ट करता है, एक का टेट्रामर। तो टेट्रामर बना देंगे SeO, ये डबल बॉन्ड लगा देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। साइक्लिक ट्राइमर है एक, और एक साइक्लिक क्या है? टेट्रामर। डबल बॉन्ड लगा देंगे Se। तो इस तरह से इसको करना है यहाँ पे, बस। बाकी तो इसमें कुछ है नहीं, तो ये सब स्टडी करना है इसको ढंग से। और ट्राई ऑक्साइड जितने भी हैं सब एसिडिक होती हैं, ट्राई ऑक्साइड जितने भी हैं वो एसिडिक होते हैं।